गाजा सिटी पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने नई योजना को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने शुक्रवार तड़के इसकी पुष्टि की। ये फैसला 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए 22 महीने लंबे सैन्य अभियान के बाद एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक इस संघर्ष में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा का बड़ा हिस्सा खंडर बन चुका है और लगभग 20 लाख लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। खाने, पानी और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना अब बाकी इलाकों में अभियान और तेज करेगी। दावों के मुताबिक गाजा का लगभग 75% हिस्सा पहले ही उनके कब्जे में है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल पूरे गाजा पर नियंत्रण करेगा और बाद में इसे हमास विरोधी अरब देशों के हवाले करेगा। हालांकि बंधकों की रिहाई अभी भी बड़ी चुनौती है। हमास ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि इजराइल अपने बंधकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं इजरायली सेना के वरिष्ठ जनरल ने चेतावनी दी है कि अभियान तेज करने से बचे हुए 20 बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि बंधक परिवारों ने भी इस योजना का विरोध किया और यरूशलेम में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक के बाहर प्रदर्शन किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने भी नेतन्याहू की इस योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अपनी निजी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, न कि बंधकों की चिंता कर रहे हैं। हाल के समय में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया भर की नजरें रही है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में कथित गुप्त गतिविधियों ने ईरानी नेतृत्व को चिंता में डाला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और उनकी खुफिया एजेंसियां मोसाद के नेटवर्क को नष्ट करने में असफल रही है। इस स्थिति में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए ईरान ने तालिबान से मदद मांगी है ताकि वो पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से मोसाद के जासूसों की पहचान कर सके। ये खबर दिखाती है कि ईरान किसी भी हाल में अपने सिस्टम से मोसाद का सफाया करना चाहता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की वो कोशिशें करते रहे हैं। जून 2025 में उन्होंने उन्हें निशाना भी बनाया। हाल के वर्षों में ईरान में कई विस्फोट और हमले भी हुए, जिनमें परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, संवेदनशील गुप्त सुविधाओं पर हमले शामिल भी हैं। 2025 में भी मोसाद की सक्रियता कम नहीं हुई है। जून 2025 में ईरान ने दावा किया कि मोसाद के 6 जासूसों को हमदान प्रांत से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये साइबर जासूसी और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा ईरान ने उन पर आरोप लगाया। इसके अलावा ईरान ने जासूसी के आरोप में कई और लोगों को फांसी दे दी है, जिनमें से कुछ पर मोसाद के लिए काम करने का आरोप था। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोसाद ने ईरान के भीतर गहरी पैठ बना रखी है, जिससे ईरानी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि ईरान मोसाद का सफाया करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए उसने हाल के समय में बहुत लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान ने तालिबान से मांगी मदद। ईरान ने मोसाद को सबक सिखाने के लिए अब तालिबान से मदद मांगी है। खबरों के अनुसार ईरान ने तालिबान से एक ऐसी सूची मांगी है जिसमें ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और अन्य पश्चिमी एजेंटों के नाम शामिल है। इस सूची कथित तौर पर ब्रिटेन से गलती से लीक हुई थी और तालिबान के पास उपलब्ध है। ईरान का मानना है कि इस सूची की मदद से वो मोसाद के जासूसों की पहचान कर सकता है और पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव बनाकर इसराइल को रोक सकता है। ये कदम कई मायनों में असामान्य है। ईरान और तालिबान के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद जग जाहिर है। ईरान शिया प्रधान देश है, जबकि तालिबान सुन्नी विचारधारा का पालन करता है। इसके बावजूद दोनों के बीच हाल के वर्षों में कुछ सहयोग जरूर देखा गया है, खासकर अफगानिस्तान में पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लिए।
तालिबान के पास एक ऐसी सूची होने का दावा भी संदिग्ध है, क्योंकि तालिबान की खुफिया क्षमताएं सीमित मानी जाती हैं। फिर भी अगर तालिबान ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है तो जाहिर तौर पर यह ईरान की ताकत को जरूर बढ़ाएगा, ताकि मोसाद का सफाया ईरानी सिस्टम से किया जा सके। मोसाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए ईरान ने आंतरिक स्तर पर भी कठोर कदम उठाए हैं। हाल के महीनों में ईरान ने सैकड़ों लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनमें से कई पर मोसाद से संबंध होने का आरोप है। इसी के चलते ईरान ने कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया और अब ईरान ने यह ऑपरेशन ज्यादा तेज किया है ताकि मोसाद के लोगों को पकड़ा जा सके, मोसाद के एजेंटों को पकड़ा जा सके और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जा सके। साथ ही साथ ईरान के जो अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो सैन्य गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की रणनीतिक गतिविधियां हो, वो गुप्त रह सके। और इसके लिए ईरान ने अब तालिबान की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। दुश्मनों की भाषा जब खुद अपने बोलने लगे तो विश्वास एक पल के लिए नहीं होता, लेकिन जब उनका इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है असल में अपने ये नहीं, इनसे कई गुना बेहतर दुश्मन ही है। तुर्की ने हमास को ऐसा झटका दे दिया जिसके बाद तुर्की पसंद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास जो गाजा की रक्षा के लिए लगातार लड़ने का दावा करता रहा और अपनी आखिरी सांस तक गाजा को इसराइल के आगे परोसने से मना कर चुका है, अपने हजारों लड़ाकों को गंवाने के बावजूद भी घुटने नहीं टेके। उसे लेकर तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तुर्की की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। तुर्की जो सालों से हमास का खुला समर्थन करता रहा, अब उसी संगठन से दूरी बना रहा है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने, जिन्होंने हमास को भूमिपुत्र और प्रतिरोध का प्रतीक बताया था, अब उनके संगठन से हथियार डालने और गाजा से हटने की मांग कर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद आया, जहां सऊदी अरब की अगुवाई में 16 अरब देशों ने 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव का मकसद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाना है, लेकिन शर्त यह है हमास जैसी सैन्य ताकतों को नए फिलिस्तीन की सत्ता से बाहर रखा जाए। तुर्की ने भी इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि वही तुर्की था जिसने सालों तक हमास के नेताओं को न सिर्फ शरण दी बल्कि नागरिकता तक दी।